एक बहुत ही बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने अपनी पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी है, वो भी अपने इलेक्शन से 2 साल पहले ही। दरअसल नेपाल में पॉलिटिकल क्राइसिस इतना बढ़ चुका था जिसके चलते वहाँ के प्रधानमंत्री ओली को ये डिसीजन लेना पड़ गया और उसके ठीक कुछ ही देर बाद वहाँ की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने भी इस पर अपना अप्रूवल दे दिया, जिसके चलते इनके जो लोअर हाउस के इलेक्शन 2022 में होने वाले थे वो अब 2022 की बजाय 2021 के अप्रैल से मई के बीच में होंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों नेपाल की पॉलिटिकल क्राइसिस इस हद तक आ पहुंची कि वहां के प्रधानमंत्री को अपना पार्लियामेंट ही डिसॉल्व करना पड़ गया। हे गाइस, आई एम मयंक अवधिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ एजुकेशन। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, नेपाल की जो राज्य व्यवस्था है, अगर आपको उसे समझना है तो जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन है आपको पहले उसके बारे में जानना होगा। तो नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सन 2015 में ही लाया गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा नया कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ का। और ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। मतलब यहाँ पर भी एक सेंटर होगा और कुछ स्टेट्स होंगी जिसका चुनाव वहाँ की जनता करती है, और जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसका टेन्योर 5 इयर्स तक का होगा। मतलब जैसे केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर बने तो उनका चुनाव अगले 5 साल में ही होता। सन 2015 से पहले यहाँ पर मोनार्की सिस्टम था, मतलब राजकीय व्यवस्था थी। यहाँ पर एक राजा होता था, उसके अंडर पूरे मिनिस्टर्स होते थे जो काम करते थे। पर 2015 के बाद एक फेडरल स्ट्रक्चर आया, मतलब अब एक सेंटर होती है और उसके अंडर में कुछ स्टेट्स होते हैं। साथ ही साथ एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी आया और एक रिपब्लिक स्ट्रक्चर भी आया। और नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के ठीक 2 साल बाद ही वहाँ के पहले प्रधानमंत्री बने केपी शर्मा ओली। मतलब 2017 में केपी शर्मा ओली का इलेक्शन हुआ था, जिनका टेन्योर सन 2022 तक का था। पर जैसा कि आप सभी को पता है कि चाइना के दबाव में नेपाल कितना ज़्यादा काम कर रहा था। कुछ टाइम पहले भारत के 3 जिलों को अपने नक्शे में शामिल कर लिया, हालांकि यूएन ने इसको खारिज कर दिया था, पर एंटी इंडिया काम काफ़ी ज़्यादा होने लगा था वहाँ पे। खैर, ये रीज़न नहीं है इस चीज़ के पीछे, ये मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड इसका बता रहा हूँ। तो केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही साथ जो उनकी पार्टी थी एनसीपी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उसने काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी से नेपाल में इलेक्शन जीता था। मतलब आप देखिए, मेजोरिटी पे होने के बावजूद ऐसे पॉलिटिकल क्राइसिस आ गए वहाँ पे कि वहाँ के प्रधानमंत्री को इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा कि पार्लियामेंट ही उन्होंने डिसॉल्व कर दी। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा कि पिछले 2 महीनों से नेपाल में कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और प्रोटेस्ट का रीज़न है कि वहाँ की जनता वापस से राजशाही सिस्टम चाहती है, मतलब वो वापस से अपने राजा को जिताना चाहती है। और उनका कहना है कि नेपाल में जो आज की सरकार है उन्होंने पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं किया, मतलब जो भी काम हुआ है वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं रहा, जिसके चलते वो लोग वापस से मोनार्की सिस्टम चाहते हैं। साथ ही साथ प्रोटेस्ट की एक मांग और है, लोग चाहते हैं वहाँ पे कि नेपाल को एक हिंदू स्टेट का दर्जा मिल जाए। तो इन सब के कारण ऑलरेडी वहाँ की सरकार को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ रहा था। बट दिस इज़ नॉट जस्ट द मेन रीज़न। मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो रीज़न लगता है वो है 15 दिसंबर का दिन। जी हाँ, लास्ट वीक की ही बात है। 15 दिसंबर के दिन वहाँ के प्रधानमंत्री ओली ने एक ऑर्डिनेंस लाया। ये जो ऑर्डिनेंस था ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट फंक्शन ड्यूटीज एंड प्रोसीजर 2010 ऑर्डिनेंस था। इस ऑर्डिनेंस में था कि एक मीटिंग जो हाईएस्ट लेवल मीटिंग होती है उसमें कितने लोग बैठकर निर्णय ले सकते हैं। ये ऑर्डिनेंस लाने से पहले अभी तक नेपाल में 5 लोग जो हाईएस्ट लेवल मीटिंग होती है उसमें बैठकर डिसीजंस लेते थे। बट इस ऑर्डिनेंस में ऐसा था कि सिर्फ 3 लोगों की ही ज़रूरत हाईएस्ट लेवल मीटिंग में होती। तो ये ऑर्डिनेंस लाने के कुछ ही देर बाद, मतलब विद इन एन आवर, जो वहाँ की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, उन्होंने इसको पास कर दिया और ये एक्ट बन गया। और जिस दिन ये पास किया गया उसके इवनिंग में ही केपी शर्मा ओली ने एक हाईएस्ट लेवल मीटिंग रख ली और उसमें से 3 ही लोग मौजूद थे। इसके इमीडिएटली बाद ही वहाँ पर अपोज स्टार्ट हो गया, मतलब जो अपोजिशन पार्टी थी वो तो इसका विरोध कर ही रही थी, पर साथ ही साथ जो एनसीपी के भी नेता थे वो भी इसका अपोज करने लगे। मतलब पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई। वहाँ के जो एनसीपी के नेता थे उनका मानना था कि कैबिनेट से बिना अप्रूवल लिए ही वहाँ के प्रधानमंत्री ने कैसे कोई ऑर्डिनेंस पास करा लिया। मतलब उनके साथ भी एक धोखा ही हुआ था पार्टी में रहते हुए, जिसके चलते पिछले 1 हफ्ते से केपी शर्मा ओली पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला जाने लगा। और जब ये विरोध अपने पीक पर पहुंचा तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने अपना पार्लियामेंट डिसॉल्व करने की अपील अपने प्रेसिडेंट से कर दी और प्रेसिडेंट ने इस पर अपना अप्रूवल भी दे दिया, जिसके बाद नई डेट भी इलेक्शन की आ चुकी है, अप्रैल टू मई। पर इसमें भी एक ट्विस्ट है और वो ये है कि इलेक्शन से पहले ही पार्लियामेंट डिसॉल्व करने से होगा क्या, इसमें केपी शर्मा ओली को क्या फ़ायदा। तो केपी शर्मा ओली का इस पर काफ़ी फ़ायदा है, मतलब अगला इलेक्शन होने से पहले तक। अभी तक क्या होता था कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उन्हें अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती थी, मतलब जितने भी उनके डिसीजंस हैं वो सबसे पूछ के उन्हें लेना पड़ता था। पर पार्लियामेंट डिसॉल्व करने के बाद आज की डेट में जो सबसे पावरफुल इंसान है नेपाल में वो है केपी शर्मा ओली।
मतलब अब जितने भी डिसीजंस लेने हैं अगले चुनाव तक, वो सारे डिसीजन लेंगे मिस्टर ओली, और वो भी बिना किसी के परमिशन के। मतलब इलेक्शन में अभी लगभग 4 महीना है। इन 4 महीने तक जो भी डिसीजंस केपी शर्मा ओली को लेना है, उसके लिए उन्हें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वो खुद से जो चाहे वो डिसीजन नेपाल के लिए ले सकते हैं, जिसके चलते वहाँ की जो जनता है और जो वहाँ के सिटिंग मेंबर्स हैं और जो अपोजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई है। केपी शर्मा ओली ने यहाँ जो भी किया है वो किया है सिर्फ एब्सोल्यूट पावर के लिए, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस वो लाए थे उसका भी काफ़ी ज़्यादा विरोध किया जा रहा था। अच्छा, इस ऑर्डिनेंस में एक और ख़ास बात थी कि जो भी डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है वो भी केपी शर्मा ओली बिना किसी की परमिशन के खुद ही कर सकते थे। इसलिए भी इस ऑर्डिनेंस का विरोध किया जा रहा था। मतलब ये ऑर्डिनेंस अपने आप में ही एक डिक्टेटर वाला ऑर्डिनेंस था, जिसके चलते वहाँ के लोग इसका विरोध कर रहे थे। अब देखने लायक बात ये होगी कि आगे आने वाले कुछ महीनों तक, मतलब इलेक्शन तक, केपी शर्मा ओली कौन कौन से बड़े डिसीजंस लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो ऐसे डिसीजंस भी लें जिससे चाइना का डायरेक्ट फ़ायदा हो, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना से कितना ज़्यादा अटैच्ड है केपी शर्मा ओली, और उनके डिसीजन से हो सकता है कि इंडिया का लॉस भी हो। बट अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो ये डिसीजन चाइना के अगेंस्ट ज़्यादा जा सकता है। मतलब अगर केपी शर्मा ओली ये इलेक्शन हारते हैं तो सीधे सीधे इंडिया की इसमें जीत होगी, क्योंकि केपी शर्मा ओली चाइना के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, जिसके चलते वो कुछ ऐसे स्टेप्स भी ले रहे थे जिससे नेपाल और इंडिया के बीच प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ रही थी, टेंशन्स काफ़ी बढ़ रहे थे। पर दूसरी सरकार बनते ही ये सब खत्म हो सकता है। इसके अलावा जो एनसीपी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फूट पड़ चुकी है, तो मोस्ट प्रोबेबली एक और पार्टी इससे निकल के आ सकती है, जिससे चाइना का सीधे सीधे काफ़ी बड़ा लॉस है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और भी है कि केपी शर्मा ओली वहाँ की डेमोक्रेसी को ख़त्म करके सिंगल पार्टी सिस्टम वहाँ पे लागू कर दें। इससे नेपाल की इक्वेशन कंप्लीटली चेंज हो जाएंगी। तो ये देखना होगा आगे कि आगे आने वाले दिनों में नेपाल में क्या क्या फेरबदल आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।